सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 3 है और इस लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे सवालों की बात करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनको देखकर आपको ये लगता है कि अरे यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस कैसे लगेगा। चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ सवालों की। ये है हमारा पहला सवाल। क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। किसी पिंड की दूरी जो कि मीटर में है, यानी इस दूरी का मात्रक मीटर है, दूरी निम्नलिखित सूत्र द्वारा दी जाती है। ये सूत्र आपके सामने है, x इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वेयर। ये आपको एक समीकरण दे दिया है जो कि किसका है, किसी पिंड की दूरी का समीकरण है। इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। x इज इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वेयर। ए व बी नियतांक है, t सेकंड में है, t टाइम है, ऑब्वियस सी बात है, t टाइम है जो कि सेकंड में है और दूरी मीटर में है। ओके, विमीय विधि द्वारा a और b के मात्रक ज्ञात कीजिए। अब वो बच्चा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करके एग्जाम में जाता है उसके लिए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। इससे पहले आप डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय जो विश्लेषण है, उसके 3 अनुप्रयोग पढ़ चुके हो। पहला था भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना, दूसरा था भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना और तीसरा था एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। लेकिन यहाँ पर अब जो बच्चा आंसर याद करके जाता है उसको ये लगता है यार ये ना तो यहाँ पर शुद्धता की जांच करनी है, यहाँ पे ना तो भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना है, यहाँ पे ना तो मात्रकों का परिवर्तन करना है, तो यहाँ पे विमीय विधि कैसे लगेगा। उसके लिए सवाल बहुत बड़ा हो गया। अब बहुत बड़ा मतलब वो बनाएगा ही नहीं, वो हाथ ही नहीं लगाएगा, ये हमसे ना हो पाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है, आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप सॉल्यूशन याद करके नहीं जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आएगी। याद करने की जो एक एबिलिटी, उसको मत बोलो, याद करने की एबिलिटी कोई एबिलिटी नहीं है, रट्टा मारना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो आपको नहीं करना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी अपने अंदर पैदा करनी है और वो तभी होगा जब आप बार बार और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और बहुत प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मेहनत करोगे। इन शॉर्ट, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे फल मिलेगा आपको। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ना तो मुझे किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करनी है, न ही मुझे भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना है और न ही मुझे मात्रकों का परिवर्तित करना है और मात्रकों का परिवर्तन करना है। फिर भी यहाँ पर विमीय विधि यूज होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। उसका एक ही तो फंडामेंटल है, विमीय समांगता का सिद्धांत। उसका एक ही आधार है, विमीय समांगता का सिद्धांत। और अब आप ये मुझे बताइए, क्या आपको याद है कि विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है। विमीय समांगता का सिद्धांत ये कहता है किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों में जो पद होते हैं उनकी विमाएं समान होती हैं। इधर तो एक ही पद है, यानी जो विमा x की होगी, जो विमा x की होगी वही विमा AT की भी होगी। ये दोनों एक साथ हैं। जो विमा x की होगी वही विमा BT स्क्वायर की भी होगी। विमा याद है, जो विमा x की होगी वही विमा AT की भी होगी, जो विमा x की होगी वही विमा BT स्क्वायर की भी होगी। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ A की विमा, देखो मैंने बोला था कि मेरी कोई सीमा नहीं है और यहाँ पर x की विमा की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या समझ में आया आपको। समझ में यह आया कि विमीय समांगता का सिद्धांत यह कहता है बच्चा कि किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों में जो पद होते हैं उन पदों की विमाएं समान होती हैं। इधर एक पद है, इधर भी इसको एक पद मानेंगे आप, इधर भी एक पद मानेंगे आप, यानी जो विमा इसका होगा वही विमा इसका भी होगा, जो विमा इसका होगा वही विमा इसका भी होगा। तो अगर मुझे A की विमा निकालनी है, A की विमा, अब बच्चा फिर से कंफ्यूज आ गया, सर विमा की क्यों बात करते हो, मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए,
मात्रक याद करना है, तो जब विमा निकाल लेंगे तो मात्रक भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो सही, ए की विमा क्या हो जाएगा, ए की विमा इज इक्वल टू एक्स की विमा डिवाइडेड बाई टी की विमा। मेरी कोई नहीं है भाई, एक्स की विमा टी की विमा। एक्स की विमा कितनी होगी, एक्स की विमा हो जाएगी एल, टी की विमा हो जाएगी कैपिटल टी, यानी इसकी विमा हो गई एल टी माइनस वन। ए की विमा कितनी हो गई, ए की विमा हो गई एल टी माइनस वन, आसानी से। अब एल के लिए मात्रक क्या है बच्चा, एल के लिए मात्रक है मीटर, टी के लिए मात्रक क्या है सेकेंड, और उसका इनवर्स है यहां पर। तो क्या आ गया आपके पास आपका जवाब, आपका आंसर। ए का मात्रक क्या हो गया, ए का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ए का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड का व्युत्क्रम यानी मीटर प्रति सेकेंड। कितना आसान है, कितना आसान है। बस आपको एक छोटा सा विमीय समांगता का सिद्धांत याद रखना था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वैसे ही आप बी का भी निकाल लेंगे। चलिए आप बी का सवाल करिए। बी की विमा क्या हो जाएगी बच्चे, बी की विमा, बी की विमा, बी की विमा हो जाएगी, किसको किससे भाग देंगे, देखिए x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर है, यानी कि x की विमा डिवाइडेड बाई, भाग दे देना है आपको, टी स्क्वायर की विमा, टी स्क्वायर की विमा। ओके, तो x की विमा तो l हो जाएगी, टी स्क्वायर के लिए कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ गई इसकी विमा, एल टी माइनस टू आ गया, इसके लिए मीटर हो जाएगा, इसके लिए मीटर हो जाएगा, और इसके लिए सेकेंड का माइनस टू हो जाएगा। तो आ गया ना, ये हो गई बी का मात्रक, बी ये हो गया बी का मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। बस आपको याद ये रखना है कि ये जो भौतिक समीकरण है, विमीय समांगता के सिद्धांत से इस समीकरण के दोनों पक्षों में जो भी पद होंगे उनकी विमाएं क्या होंगी, उनकी विमाएं समान होंगी। तो जो विमा x का है वही विमा at का भी होगा, जो विमा x का है वही विमा bt स्क्वायर का भी होगा। कितना आसान है। और जब विमा निकाल लोगे तो मात्रक भी निकाल लोगे, क्या समस्या है। ये दूसरा सवाल, ये है सेकेंड क्वेश्चन। और यकीन मानिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप किसी भी बोर्ड में हो, डजंट मैटर। लेकिन टीचर अगर आपको सही में आपका विकास चाहता है, चाहता है कि आप बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जिनसे उनका जो मानसिक नहीं बोलना चाहिए विकास हो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़े, तो ऐसे क्वेश्चंस टीचर जरूर देता है, आवाज़ से देगा। ये मत समझिए कि आपको परेशान करने के लिए है, या ये मत समझो कि यार वो चाहता है कि आप फेल हो जाओ, वो नहीं चाहता। वो आपसे बहुत साल आगे है, 10 साल 12 साल आगे है, और वो जानता है कि बच्चों को आगे चल के क्या परेशानी हो सकती है। अगर बच्चे बस याद करके नंबर ही लाते रह गए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे बच्चे पिछड़ जाएंगे। और याद रखिए, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे पिछड़ जाएं। जिंदगी की रेस में कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट, अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थी को पीछे नहीं करना चाहता। वो आपको तैयार कर रहा है यार, उसने झेल रखा है, उसने भविष्य देखो, जो आपका भविष्य है वो उसका भूत है, भूत मतलब भूतकाल है, उसका पास्ट है। जो आप आगे फेस करने वाला वो फेस कर चुका है, तो उसको मालूम है ना कि क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। वो चाहता है कि मेरे साथ जो दिक्कत हुई है वो मेरे बच्चे के साथ ना हो, इसीलिए वो आपको तैयार कर रहा है। और आप हैं कि उसको गाली दे रहे हैं, देते हैं बच्चे, क्योंकि ये क्या सवाल दे दिया, ये क्या क्वेश्चन पेपर बना दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको तो तैयार किया जा रहा है यार। चलिए इधर देखिए, किसी गैस का दाब, बात हो रही है दाब की, P दाब, V आयतन है, T यहां पे टाइम नहीं है, तापमान है। वॉन डर वाल समीकरण के अनुसार निम्नलिखित संबंध होता है। यह वॉन डर वाल समीकरण है जो कि एक रियल गैस के लिए है, रियल यानी कि वास्तविक गैस के लिए। P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT, ये गैस नियतांक है, और ये अगेन फिर तापमान है।
तो इसमें आपको करना क्या है, ए और बी नियतांक है, इनकी विमाएं ज्ञात करनी है बच्चा। यहां पे विमा निकालना है आपको। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये वंडा वाल समीकरण दे दिया आपको। और अब आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी जो कि नियतांक हैं उनकी विमाएं बताइए। बहुत आसान है, पहले जो मालूम है उसको लिख लो। P दाब, दाब की विमा कितना होगी बच्चा, दाब का विमा सूत्र कितना हो जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2 हो जाएगा। दाब का विमा सूत्र, कोई डाउट है तो ये देख लो। दाब इक्वल टू क्या होता है, दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल, होता है ना। बल के लिए क्या लिखते हैं आप, बल के लिए लिखते हैं आप mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, क्षेत्रफल के लिए। अब सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। दाब का विमी सूत्र है ml माइनस 1 t माइनस 2। ओके, आयतन, आयतन का विमी सूत्र कितना होगा, कैपिटल V के लिए आयतन है तो बस L क्यूब होगा, m0 होगा, टाइम 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दाब हो गया, आयतन हो गया, बस इन दोनों से काम चल जाएगा, उधर आपको जाना ही नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे काम चल जाएगा। अब देखिए विमीय समांगता के सिद्धांत से देखिए आप, जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस है उसमें विमीय समांगता का सिद्धांत है, वो ये भी कहता है कि केवल समान विमाएं वाली राशियां, समान विमाएं वाली राशियां जोड़ी व घटाई जा सकती हैं। समान विमाएं वाली राशियां जोड़ी व घटाई जा सकती हैं। अब देखो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर, P को आप इससे प्लस कर रहे हो, यानी जो विमा P का होगा, P की विमा इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर की विमा। समझे क्या बच्चा, इसी को बोलते हैं दिमाग। केवल समान विमाएं वाली भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो अगर P को इसके साथ जोड़ा जा रहा है तो जो विमा P का होगा वही विमा ए अपॉन वी स्क्वायर का भी होगा। केवल ए का नहीं, दोनों एक पद है ना, सॉरी दोनों एक पद है ना। तो जो विमा P का होगा वही विमा ए अपॉन वी स्क्वायर का होगा। जो विमा V का होगा, V की विमा इज इक्वल टू B की विमा, B की विमा। तो V की विमा तो आपको साफ साफ दिख रही है, तो B की विमा तो साफ साफ आपको मिल जाएगी। इसके लिए बात कर लेते हैं, P की विमा कितनी है बच्चा, P की विमा है ml माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो गई P की विमा। A की विमा आपको निकालनी है, डिवाइडेड बाई है V स्क्वायर, और V स्क्वायर यानी कि कितना, L क्यूब का पावर कितना स्क्वायर है ना, V का स्क्वायर है यानी L क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। तो A की विमाएं कितनी हो जाएंगी, A की विमाएं, चलिए देख लीजिए A की विमाएं कितनी हो जाएंगी, M तो M ही रहेगा, L माइनस 1 है और ये L6 जाएगा, यानी L का पावर माइनस 5 आ जाएगा और T का पावर माइनस 2 आ जाएगा। क्या समस्या है, ये निकल गया A की विमाएं ml माइनस 5 t माइनस 2, ml माइनस 5 t माइनस 2। चलिए आगे बोलते हैं, आपको निकालना है B की विमा। B की विमाएं कितनी हो जाएंगी, किसकी विमा के इक्वल है, B की विमा कैपिटल V की विमा जो कि कितना है m0 l क्यूब t0, m0 l क्यूब t0। कहानी खत्म, ये रहा मेरा आंसर। A व B की विमाएं आपने निकाल ली, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सिर्फ चुनौतियां हैं। कहा है किसी महान आदमी ने कि दुनिया में मुश्किलें नहीं, सिर्फ चुनौतियां हैं। कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है, केवल आपको चुनौती दी जा रही है, आपको ललकारा जा रहा है। अब यह आपके ऊपर है कि आप भागना चाहते हो
मैदान छोड़ के या सामने आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क है बच्चा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व करोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका जो है आंसर कमेंट करेंगे। जो पहले कमेंट करेगा यानी कि वो पहले सॉल्व किया है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। v इक्वल टू ए प्लस बी टी अपॉन प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। यहां पे v जो है वेग है, याद रखिएगा v वेग है, लिखा है वेग, ए व बी सी डी ये सब इनकी विमाएं निकालनी है, टी टाइम होगा। ओके, ए बी सी डी सब नियतांक है, मतलब कोई राशियां होंगी उनकी विमाएं आपको निकालनी है। तो यहां भी वही चीज है यार, इन सबको आप जोड़ रहे हो ना, तो जो विमा ए का होगा वही विमा बी टी का भी होगा, वही विमा सी अपॉन डी प्लस टी का भी होगा। डी और टी को आप जोड़ रहे हो ना, तो जो विमा टी का होगा वही विमा डी का भी होगा, और इसकी विमा इसकी विमा इसकी विमा इनकी विमाएं बराबर होंगी। ये आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। और मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें, और नहीं बनता है तो भी बोलें कि हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप रिस्पांस दें। मैं ये चाहता हूं आप रिस्पांस दें, आप जवाब दें मुझे। चलिए ये अगला सवाल है। ये देखो, इसको मैं इसलिए बनाने बोल रहा हूं आपको क्योंकि इसी से मिलते जुलते आपने दो सवाल अभी हल किए हैं। आपको पता है कि इसकी विमा इसकी विमा इसकी विमा और इसकी विमा समान होगी, बस उसी को लेके आगे बढ़िए। चलिए कहाँ के सवाल ये है, चलिए ये सवाल पढ़िए। कैलोरी उष्मा या ऊर्जा का मात्रक है, बिल्कुल है, कैलोरी जो है उष्मा या ऊर्जा का मात्रक है। एक कोई पद्धति है जिसमें कि 1 कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, याद रखिएगा, होता है इतना, सही में होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, जहां पे जूल दिया हुआ है कि 1 जूल कितना होता है बच्चा, 1 जूल होता है 1 किलोग्राम। मैं केजी लिख रहा हूं, और मीटर के लिए मैं मीटर का स्क्वायर लिख देता हूं, और सेकंड का पावर -2 है बच्चा, सेकंड का पावर -2 है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। अब मैं क्वेश्चन जो है आपको एक दूसरी पद्धति की बात कर रहा है जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा ले लिया जाए, लंबाई का मात्रक बीटा ले लिया जाए, और समय का मात्रक गामा ले लिया जाए। तब आपको सिद्ध करना है कि नई पद्धति में 1 कैलोरी का मान इतना होगा 4.2। ये कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, यहाँ पे क्या करूँ मैं। हाँ, ये लग तो रहा है कि मात्रकों का कुछ परिवर्तन करना है क्योंकि बात हो रही है मात्रक की, लेकिन कैसे बनेगा? बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये पता करो कि किस भौतिक राशि की बात हो रही है। तो यहाँ पे उष्मा या ऊर्जा की बात हो रही है। ऊर्जा का विमेय सूत्र कितना है? m है, l है, 2 है, T-2 है। ऊर्जा हो उष्मा हो, इसका विमेय सूत्र कितना है? ml2T-2। यहाँ से A = 1 मिल गया, B = 2 मिल गया, C = -2 मिल गया। A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू -2 है। इन घातांकों को ही तो लेते हैं ना, 1 2 -2, 1 2 -2। ओके, उसके बाद ये फॉर्मूला याद है मात्रकों का परिवर्तन वाला, n2 = n1, m1/m2, L1/L2, T1/T2। m1/m2, L1/L2, T1/T2। A B C पावर लगता है ना यहाँ पे A B C, तो क्या दिक्कत है? चलो करो। N2 = कितना? N1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पड़ेगी। N1 कितना दिया है? 1 कैलोरी = 4.2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4.2 लिखेंगे आप। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4.2। N1 = 4.2 ही तो है, 4.2। M1 कितना होगा बताइए? M1/M2, M1 कितना है देख लो, M1 है 1 kg, 1 kg डिवाइडेड बाई यहाँ क्या लेना है? यहाँ पे अल्फा kg लेना है। कितना आसान है यार, कितना आसान है। पावर A 1 है।
ये पूरे इस सिस्टम से आप होकर गुजर चुके हो, ऐसे क्वेश्चंस आपने कई सॉल्व किए हैं पीछे। m1/m2 पहली मात्रा की पद्धति, यही तो है आपकी पहली मात्रा की पद्धति, जिसमें 1 जूल है जो कि 4.2 है। यहाँ पे जूल लिखेंगे तो 4.2 लिखेंगे ना, जो कि 4.2 है। तो उसके बाद यहाँ पर जो पहली मापन की पद्धति है उसमें m1 1 kg है, L1 कितना है, L1 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना मीटर लेना है, लंबाई के मात्रक बीटा मीटर, तो यहाँ बीटा मीटर लिखेंगे आप। इसका पावर कितना है बच्चा, इसका पावर है -2 है। T1/T2 वहाँ पे मात्रक कितना दिया है, गामा सेकेंड दिया है, और दूसरी पद्धति, अच्छा यहाँ पे सेकेंड है ना, तो पहले वाले में हो जाएगा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, और इसका पावर कितना, गामा सेकेंड। गामा सेकेंड पावर कितना है, -2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना आसान है, फिर से समझ लो। हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा हो, लेकिन ध्यान दो, आपको ये भटकाने के लिए दिया है आपको कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। बात हो रही है ऊर्जा की, ऊर्जा का मात्रक कितना है, ऊर्जा का मात्रक है जूल। mL2T-2 ऊर्जा का विमेय सूत्र हो जाएगा mL2T-2। यहां से A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, ध्यान दीजिए, A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, तो यहां का पावर आ जाएगा ABC। अब फॉर्मूला मालूम है ना, जब आप मात्रकों का परिवर्तन करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं ना आप, N2 = N1 m1/m2 L1/L2 T1/T2। पावर है ABC, पावर रख दिया ABC, m1/m2 L1/L2 T1/T2। ठीक है, यहां पे N1 की वैल्यू रखोगे ना, N1 कितना है, 4.2 है। ओके, अब आगे देखिए, m1 1 kg दिया है, m2 यहां पे लिखा है इस वाले किलोग्राम। दूसरे मापन की पद्धति में अल्फा किलोग्राम लेना है मात्रक। यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे गामा सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगले पन्ने हम चलेंगे। N2 = 4.2, N2 = 4.2। अब यहां से केजी कहानी खत्म, मीटर कहानी खत्म, सेकेंड कहानी खत्म। 1/अल्फा है, यानी अल्फा का इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो अल्फा का इनवर्स हो गया, कोई दिक्कत। 1/अल्फा है, ऊपर जाएगा अल्फा इनवर्स हो जाएगा। 1/बीटा है, ऊपर जाएगा तो बीटा -2 हो जाएगा, बीटा का पावर -2 हो जाएगा। ये 1/गामा है, उसका पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो गामा का पावर 2 हो जाएगा, गामा का पावर 2 हो जाएगा। तो यही तो करना है क्या, देख लीजिए, यही तो करना है क्या। एक पद्धति में 1 कैलोरी का मान इतना हो जाएगा, देख लीजिए, 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा स्क्वायर, कितना आसानी से आ गया, देख लीजिए। यही तो करना था आपको, 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा 2। तो आपको सवाल के जाल में फंसना नहीं है, ये ऐसा नहीं करना है आपको, सवाल को देख के डरना नहीं है, अरे यार ये तो हमसे नहीं बन पाएगा। मुश्किलें हैं तो उस मुश्किल का हल भी है। अगर आपको सवाल मुश्किल लग रहा था, लेकिन आप जरा सोच कर देखिए कि इस सवाल में क्या मुश्किल है, क्या आपने नहीं पढ़ा। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों को बस वो थ्योरी पढ़ लेते हैं, उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं, उनको डर लगता है, उनको लगता है मुझसे न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं। ये नहीं है, आप बस समस्या, न्यूमेरिकल हो सकता है लो एक समस्या है, लेकिन अगर आप समस्या को पीठ दिखाओगे तो फिर आप उसको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको फेस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको करने ही पड़ेंगे आप। और दूसरा चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने आप को कम मत आंकिए। आपको ये लगता है कि आप कमज़ोर हैं, आपको ये लग रहा है कि यार मेरा दिमाग ना उसके ना नहीं है, फास्ट नहीं है, मैं मतलब नहीं कर पाऊंगा, मुझे उतना नंबर नहीं चाहिए। मत लाया नंबर मेरे को भी नहीं चाहिए, लेकिन तू सीख तो सही, तू कर तो सही, तो आगे बढ़ना है ना भाई। नंबर तो ही आगे बढ़ाता है यार, ज्ञान आगे बढ़ाता है, नॉलेज आगे बढ़ाता है, नॉलेज तो लेना है ना, पेल के नॉलेज ले मेरे भाई, चल आगे बढ़। और ये देखिए, अब ये है अगला सवाल, वस्तु का वेग
बात हो रहा है वेग का। देखो वेग का पहले ही पता कर लो कि बात किसका हो रहा है, मेन कैरेक्टर में कौन है, वेग है, जो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। ठीक है, गिरने दो। तो इसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है इस समीकरण के अनुसार, यानी जो वेग होगा वो कुछ ऐसे परिवर्तित हो रहा है। तो अब बता, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्या? v इसके समानुपाती है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दूं ना मैं, g का पावर p हो जाएगा, h का पावर q हो जाएगा। क्वेश्चन में तो बस यही बोला है कि बस p और q का मान निकालो, संबंध मत निकालो, बस p और q का मान निकालो। तो क्वेश्चन को एक स्टेप पहले तक ही सॉल्व करवा रहा है, तो आप ये बोलोगे कि मैं ये नहीं बना पाऊंगा ना। ये तो खुशी की बात है कि पूरा आगे तक आपको संबंध स्थापित नहीं करना है, आपको बस इन घातांकों का मान निकाल के छोड़ देना है। अच्छी बात है ना। तो चलिए आगे बढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से आगे बढ़ रहे होंगे, मेरे से ज़्यादा जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमाएं लिखनी होती हैं। वेग है v, वेग v के लिए कितना हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। त्वरण ही मान लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण है लेकिन है तो त्वरण ही ना। g का कितना हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा। h ऊंचाई है, यानी है तो लंबाई ना, ऊंचाई h इज इक्वल टू है तो लंबाई ही ना, लिख दो, लगा दो। लगाएंगे विमीय समांगता का सिद्धांत लगाएंगे, लेकिन पहले क्या करना है, जहां पे जो भौतिक राशि है उसको रखना है। v तो हटाइए, v का हो जाएगा LT-1, LT-1 रख दिया। उसके बाद g के लिए रख देंगे आप LT-2। उसके बाद क्या है बच्चा, लंबाई है, बस लंबाई हो गया। इधर है LT-1, तो इधर आ जाएगा LT, L का स्क्वायर हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक गलती हुई है मेरे से, एक गलती जिसका आप वेट कर रहे थे सर, आप बात तो बहुत लंबा कर रहे थे, लेकिन आपसे गलती हो गई। या पावर कौन लगाएगा, जो पावर होता है पावर भी लगाना होता है। इसका पावर p है, इसका पावर q है, वही तो बोलूं, जो निकालना वही नहीं दिख रहा है समीकरण में। पावर लगाना होता है ना, p q, g का पावर p है तो g का विमीय सूत्र रख दिया, उसका पावर p है। l ऊंचाई है, उसका विमीय सूत्र रख दिया, उसका पावर रख दिया। अब आएगा खेल का मजा। l का पावर p है, t का पावर -2p है और l का पावर q हो जाएगा। अब अगर आधार बराबर है तो घातांक जुड़ जाएंगे क्या, बेशक जुड़ जाएंगे। L का पावर कितना हो जाएगा, L का पावर हो जाएगा p + q, t का पावर हो जाएगा -2p, क्योंकि वो अकेला ही है। और अब विमीय समांगता के सिद्धांत से जो दोनों पक्षों में जो आपकी मूल राशियां हैं, ये लंबाई है, ये समय है, उनकी विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, L की विमाओं की तुलना करिए, T के विमाओं की तुलना करिए। L की विमा इधर 1 है, 1 = p + q है, और यहाँ पर T की विमा -1 है, -1 = -2p आ जाएगा। तो P कितना आ जाएगा, P = 1/2 आ जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं, P = 1/2 आ रहा है ना, सही है। तो यहाँ से अगर आप Q निकालना चाहो तो Q = 1 - P है, यानी कि 1 - 1/2 है, यानी कि 1/2 है। दोनों की वैल्यू 1/2 है, तो देखो P = आ गया 1/2, Q = आ गया 1/2। आपसे सवाल में बस इतना ही बोला है कि P और Q की वैल्यू निकालिए। अगर आगे बोलता है कि संबंध भी स्थापित करो तो क्या दिक्कत है, V क्या है, V = K हो जाएगा, G और H, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1/2, V = K √GH आ जाएगा, √GH आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप, मुश्किलें नहीं हैं, सिर्फ चुनौतियां हैं। आपको चैलेंज किया जा रहा है कि बेटा बना के दिखा, चैलेंज को एक्सेप्ट करो ना यार। चलिए आगे बोलते हैं। क्या ये सवाल आप बना पाएंगे, कोशिश करिए आप, मैं कहीं जान नहीं रहा हूं, लेकिन आप कोशिश करिए। क्या करना है, यहाँ पे किसी गैस का दाब 27 पास्कल है, इसका मान उस पद्धति में ज्ञात करिए
जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक क्या हो, 1 किलोमीटर हो, 10 किलोग्राम हो और 1 मिनट हो। एक नया ही पद्धति लेकर आ गया है जिसमें 1 किलोमीटर है, 10 किलोग्राम है और 1 मिनट है। मात्रक, मूल मात्रक ये है। बना पाएंगे? बनाइए, कोशिश करिए आप कोशिश करिए। तब तक मैं आपको अली जरयून का एक शेर, एक शायरी, कुछ पंक्तियां सुनाता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो सके। कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन दिया आज आपको पढ़ने के लिए, ज़्यादा ही बात किया। लेकिन सुनिए, अली जरयून का शेर है कि इस तरह से मत आजमाओ मुझे, इस तरह से मत आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे। इस तरह से मत आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे। और ऐन मुमकिन है कि मैं पलट आऊं, ऐन मुमकिन है कि मैं पलट आऊं, उसकी आवाज़ में बुलाओ मुझे। इस तरह से मत आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे। ऐन मुमकिन है कि मैं पलट आऊं, उसकी आवाज़ में बुलाओ मुझे। और मैं कहता था मुझे याद मत आना, और मैं कहता था मुझे याद मत आना। अरे झूठ कहता था याद आओ मुझे, अरे झूठ कहता था याद आओ मुझे। इस तरह से मत आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे। और चलो अब आ जाओ, सवालों पे आ जाओ। मुझे पता है आप कहीं खो गए हैं। किसी शायर ने कहा भी है कि मैं तो गज़ल सुनाकर अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुनाकर अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो वहाँ पे खोना नहीं है बच्चा, वापस लौट, आजा आजा वापस आजा, आजा आजा वापस आजा भाई। तो 27 पास्कल है, किसी गैस का दाब 27 पास्कल है, तो ये आपके पास दे दिया है N1 = 27 पास्कल, पास्कल है ना। और ये पास्कल मात्रक दिया है ना, और पास्कल मात्रक दिया है तो किस में है, पास्कल SI में होता है। तो पहले बात हो रही है दाब की, दाब का वीमी सूत्र लिख लो। दाब का वीमी सूत्र अभी आपको बताया था कितना होता है, ml-1 होता है, T-2 होता है। यहाँ पे A का वैल्यू 1 आ गया, B का वैल्यू -1 आ गया, C का वैल्यू -2 आ गया, ABC आ गया। फॉर्मूला आपके सामने है, N2 = N1 M1/M2 L1/L2 T1/T2। चलो 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 चलो, N2 = N1 M1/M2 L1/L2 T1/T2। घात लगता है यहाँ पर, इसका पावर A है, इसका पावर B है, इसका पावर C है बच्चा। चलो, N2 = N1 कितना है, N1 27 है पास्कल में। M1 सब SI की बात हो रही है ना, देखो ये पास्कल में दिया है यानी SI में दिया है। SI में M1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 kg। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 10 kg। जो नया मात्रक है ना, जो नया पद्धति है उसमें 10 kg को मूल लिया है। L1/L2 यहाँ पे तो 1 मीटर हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा है वहाँ पे 1 किलोमीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर। सही है, ओके। उसके बाद ये कितना है बच्चा, ये 1 सेकेंड होगा, और ये कितना है, ये 1 मिनट है, 1 मिनट। चलो अब पावर लगाना नहीं भूलना, लास्ट टाइम मैं भूल गया था। 1 kg/10 kg का पावर 1 हो जाएगा क्योंकि पावर A है, इसका पावर -1 हो जाएगा क्योंकि इसका पावर B है, और ये -2 हो जाएगा। चलो सॉल्व करो। kg से kg तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। kg से kg तो कट जाएगा, कोई समस्या नहीं है। N2 = 27, N2 = 27, 1/10। अभी ये 1/10 ही रहने दो, पावर 1 था, कोई मतलब नहीं है। 1 मीटर, ये है 1 मीटर। 1 किलोमीटर है तो क्या इसको मैं भी मीटर लिख सकता हूं। 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। इसका घात -1 है, मीटर और मीटर खत्म हो जाएगा। 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट यानी कितना सेकेंड, 60 सेकेंड हो जाएगा। इसका पावर -2 है, सेकेंड सेकेंड खत्म हो जाएगा। तो N2 = 27 × 1/10 इंटू, अब देखिए इसका पावर है 1/, ये है 1/1000, लेकिन पावर -1 है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा × 1000 यानी × 1000।
इंटू 1/60 है लेकिन पावर -2 है, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो 60 इंटू 60 लिख सकते हैं ना। ओके, तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 से ये कट गया, 1 2 3 4, 10 का घात 4 आपके सामने आ गया। करना क्या है आपको, 27 इंटू 36 कर दीजिए। n2 इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा 972 इंटू 10⁴, ये आ जाएगा आंसर। जो 27 पास्कल है तो इस वाली पद्धति में कितना हो जाएगा, जो नया पद्धति ये दे रहा है जिसमें 1 किलोमीटर 10 किलोग्राम और 1 मिनट है मूल मात्रक, वहां पे ये हो जाएगा इतना मात्रक। ये नया मात्रक का पद्धति जो बनाया है सवाल, इतना मात्रक। आप इंटू कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 36 इंटू 27 कर लीजिए ना आप, 7 6 7 42 4 7 21 4 25 इंटू 6 दूनी 12 2 8 ये 3 दूनी 6 1 7 2 5 2 7 और 7 2 9 972 और 10 के घात में 4 तो आ ही जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर में हमने कुछ ऐसे सवाल हल किए हैं जो देखने में लगते हैं कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे, अगर आप कोशिश करोगे तो आप आसानी से बना पाओगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म भी हो रहा है। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा इसी चैप्टर का होगा, लेकिन उस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन के वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQs क्या कर रहे होंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चा, LECTURE नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग करेंगे MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन करेंगे बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। आप तैयार हो जाओगे, यकीन मानो, लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है, तो मैं करवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, MCQs करेंगे, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के लाएंगे, और आप देखोगे कि यार वो मक्खन होता है उसको बस हवा बना के रख दिया गया है कि कठिन है कठिन है कठिन है। कठिन नहीं है, हो सकता है दूसरों के लिए कठिन हो, लेकिन तुम तो कोशिश करो, क्या पता तुम्हारे लिए आसान हो। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा MCQ, चैप्टर 2 का MCQs बनेगा। ओके, चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।